Hey guys, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस में MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी का ब्लॉक नंबर 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यूनिट नंबर 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लर्निंग एंड मेमोरी का पार्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मीन्स कि हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की डिफरेंट थियरीज को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आधा नहीं देखना है, पूरा देखना है और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द ब्लूम टेक्सोनॉमी या फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है। शुरू करते हैं थियरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। देयर आर important theories which explain information processing. Some of the major theories are presented in the following section. मीन्स कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। उनमें से कुछ मेजर थियरीज को हम इस सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। वन इज डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट इनकॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मीन्स हम इसमें सबसे पहली थियरी पढ़ेंगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसमें इंस्ट्रक्शंस का क्या रोल होता है। नेक्स्ट थियरी हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। मीन्स कि हम इसमें ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी है उसके कॉग्निटिव डोमेन को ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसमें हम स्टैनबर्ग ने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक अप्रोच दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद designing instruction that incorporates best practices for information processing. The understanding of how the mind processes and store information is invaluable to educators as they plan for instruction. जो mind कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसकी जो समझ है वो इनवैल्यूएबल होती है एजुकेटर्स के लिए जब वो इंस्ट्रक्शंस को प्लान करते हैं। If there is too little no understanding of the information processing skill of the student with whom one is working, it would be almost impossible to design instruction that contributes to high levels of learning and achievement. अगर उस बच्चे के स्किल्स के बारे में, इंफॉर्मेशन स्किल्स के बारे में हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल होगा कि उसकी लर्निंग और अचीवमेंट को हायर लेवल्स तक कंट्रीब्यूट करने वाले इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन किया जा सके। However, attempting to understand the myriad theories of information processing and cognitive development can be overwhelming and contradictory. जब कभी भी हम डिफरेंट थियरीज को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की डिफरेंट थियरीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ओवरवेलमिंग है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। There are means of structuring instructions, though that can incorporate the best of all these ideas. Means कि इन सभी आइडियाज़ को बेस्ट इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मीन्स हैं स्ट्रक्चर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, एंड इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट रीच हायर लेवल थिंकिंग एंड लर्निंग स्किल, जिससे कि बच्चों को उनके थिंकिंग और लर्निंग स्किल्स के हायर लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। सो एजुकेटर्स मस्ट ड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थियरीज। मीन्स कि इसलिए एजुकेटर्स को इन डिफरेंट थियरीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। If learning is to occur, educators must ensure that new information is processed in such a way that it can be retained in long-term memory. Means कि अगर एक कंडीशन है जिसमें बच्चा सीख रहा है तो एजुकेटर जो है उसे ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है वो इस तरीके से की जाए कि वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन हो जाए। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए इलैबोरेशन एंड कनेक्शन मस्ट अकर। मीन्स कि इलैबोरेशन होनी चाहिए और कनेक्शन बनने चाहिए प्रीवियस लर्न मेमोरी में और न्यू इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि जब कनेक्शन बनेगा तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को हेल्प होगी जिससे कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे रिटेन कर पाए। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट मोर डीपली इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड द मोर कनेक्शंस दैट कैन बी मेड बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टिंग मेमोरी स्ट्रक्चर्स, द मोर इन्फॉर्मेशन विल बी रिटेन्ड इन लॉन्ग टर्म। ये एस्टैब्लिश्ड है कि अगर इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस किया जाता है, उससे कनेक्शंस बनाए जाते हैं बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टिंग मेमोरी स्ट्रक्चर, तो हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी।
अब बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम in order to promote higher forms of thinking in education. मीन्स कि ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी है वो 1956 में क्रिएट की गई और उसके जो पूरी कमिटी थी उसमें जो लीडर साइकोलॉजिस्ट थे वो थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, और उनका जो मकसद था इस टेक्सोनॉमी को बनाने का वो था टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन, जिससे कि एजुकेशन में जो थिंकिंग है उसके हायर फॉर्म्स को प्रमोट किया जा सके, जैसे एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग। और इसमें उनका इस बात पर ज़्यादा फोकस था कि रोट जो लर्निंग है उसको अवॉइड किया जाए और उसको कम से कम किया जाए। ब्लूम टेक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 6 स्टेजेस मिलते हैं जो कि लोअर से हायर लेवल तक जाते हैं। तो हमने सबसे पहला जो पॉइंट लिया है वो है नॉलेज, जो कि सबसे लोएस्ट पायदान होता है। तो नॉलेज इन्वॉल्व्स द रिकॉल्स ऑफ स्पेसिफाइज एंड यूनिवर्सल्स, मीन्स कि इसमें हम सिर्फ रिकॉल करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई मेथड हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर या कोई सेटिंग हो सकती है। दूसरा पायदान जब हम एक हायर पायदान पर जाते हैं तो वो है कंपैरिजन, मींस कि रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एप्रीहेंशन such that the individual knows what is being communicated and necessarily relating it to other materials or seeing its fullest implication। मीन्स कि कंपैरिजन एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग का पायदान है जहाँ पर बच्चा ये समझ रहा है कि क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है और उसके बारे में कंप्लीट इम्प्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट जब स्टेप आगे बढ़ता है तो वो होता है एप्लीकेशन, मीन्स कि जो हमने नॉलेज गेन किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको अब रियल लाइफ में अपने, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कंक्रीट कॉन्सेप्ट हो, उनको रियल लाइफ में एप्लीकेशन में लाना, अप्लाई करना। नेक्स्ट जो पायदान होता है वो होता है एनालिसिस करना, मीन्स कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले स्टेज में होता है जिसमें सिर्फ वो चीज़ों को रिकॉल कर पाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसमें एक और जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाता है कि उसी चीज़ों का रीज़न समझ में आने लगता है और तब वो उसे कंपेयर करने लगता है डिफरेंट चीज़ों से, और उसके बाद फिर वो उसे रियल लाइफ में अपने अप्लाई भी करने लगता है। लेकिन एनालिसिस का जो पायदान है वो थोड़ा और ज़्यादा बड़े लेवल पे आता है, जिसमें जो आइडिया है उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है और फिर उससे उनके बीच में रिलेशनशिप बनाकर उसे समझने की कोशिश करता है। तो इसे हम कहते हैं एनालिसिस। लेकिन अभी जो पार्ट्स को हमने ब्रेक डाउन किया, उसमें रिलेशन बनाया और उससे समझने की कोशिश की, जब हम उस सबको मिलाकर अपना एक आइडिया बनाते हैं, मीन्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो हमने एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन किया था, उससे जो हमने स्टेटमेंट अपने दिमाग में बनाई है, तो उससे एक स्टेटमेंट बनाना, एक पार्ट बना देना उसको, उस पायदान को कहते हैं सिंथेसिस। और नेक्स्ट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि जो हमने समझा क्या वो वैल्यूएबल था, क्या वो पर्पस को फुलफिल करता है जिस पर्पस के लिए हमने उस डेटा को नॉलेज लिया, कंपैरिजन किया, फिर अप्लाई करके देखा, एनालिसिस किया, फिर उसे सिंथेसिस करके बनाया। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उस पायदान में हम इवैल्यूएशन पर आ जाते हैं। यही थ्योरी 2001 में रिवाइज की गई। There are 3 domains of learning which is as follows, means कि 2001 में 3 domains हमारे सामने आए। One is cognitive, next is affective and psychomotor। हालांकि हमारे सिलेबस में ये तीनों नहीं है, हमें सिर्फ cognitive के बारे में बात करना है, जिसमें हमने बात की है कि knowledge, comparison and comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation। लेकिन हम इसमें आगे एक और बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा कॉग्निटिव डोमेन जो कि 2001 में रिवाइज होने के बाद आया। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास नॉलेज था सबसे पहले पायदान पे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आपको सबसे लोएस्ट जो पायदान है वो रिमेंबर है। रिमेंबर मीन्स कोई चीज़ को याद करना और उसे वापस से रिटेन कर लेना। फिर अंडरस्टैंडिंग, और आप यहाँ देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, जबकि यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। सेम मीनिंग है लेकिन वर्ड्स चेंज हो गए। फिर नेक्स्ट हुआ एप्लीकेशन और यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई। फिर नेक्स्ट हुआ एनालिसिस और यहाँ पर सेम है एनालाइज।
और नेक्स्ट है सिंथेसिस, जो कि इसमें स्टेप को स्टेप आउट कर दिया गया। और नेक्स्ट आ गया इवैल्यूएट। और फिर उसके बाद जो सिंथेसिस वाला पार्ट था, जिसमें हम क्रिएट करते थे अपना एक कॉन्सेप्ट नया जो खुद बनाते थे अंडरस्टैंड करने के बाद, उस पार्ट को यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा पायदान दिया गया और उसे क्रिएट नाम से जाना गया। नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन, और इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 स्टेजेस हैं जो कि लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं। तो लोअर से शुरू करेंगे तो 1 इज रिसीविंग, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। उसके बाद जो हमारा डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें आप 5 स्टेजेस को देखेंगे। तो सबसे लोएस्ट है इमिटेशन, नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन, नेक्स्ट इज प्रिसीजन एंड नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। सो आई होप कि आपको जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन आपको सिर्फ कोऑग्निटिव डोमेन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो है वो इसीलिए बहुत शॉर्ट में समझा दिए गए हैं ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली तीनों जो डोमेन्स है वो क्या है। तो अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, वो है स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो स्टैनबर्ग्स थियरी वाज गिवन बाय स्टैनबर्ग इन 1988। स्टैनबर्ग ने जो थियरी है वो 1988 में दी थी, which suggests that development is skill based, जो कि ये सजेस्ट करती है कि डेवलपमेंट जो होती है वो स्किल बेस्ड होती है एंड कॉन्टिन्यूस होती है rather than staged। मीन्स वो ये कहते थे कि staged नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो staged होती है और डिसकॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन जो स्टैनबर्ग है वो कहते हैं कि ये स्किल बेस्ड होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। This focus on intelligence separates his idea from stage theorist, मीन्स कि उनका जो इंटेलिजेंस पर ये फोकस है, उनका जो आइडिया है वो स्टेज थियरिस्ट जो है उनके आइडियाज से बिल्कुल अलग करता है, बिकॉज इट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेजेस, क्योंकि वो इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेजेस में होती है, बट रादर सजेस्ट दैट डेवलपमेंट अकर्स इन द सेम वे थ्रू आउट लाइफ। मीन्स जबकि वो ये कहते हैं डिवेलपमेंट जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से होती है पूरी लाइफ, differentiated only by the expertise of the learner to process new information। लेकिन सिर्फ उसमें जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ एक्सपर्टीज में आता है। मीन्स सीखने का तरीका, डेवलपमेंट का तरीका सेम रहता है, बस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज में फर्क आता है कि जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करेगा। First and very importantly, Sternberg's model does not differentiate between child and adult learning। जो हम क्रिटिकली एनालाइज करने की बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट ये नज़र आता है कि स्टैनबर्ग का जो मॉडल है वो बच्चों की और बड़ों की जो लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज viewed as a novice to expert progression, और इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सपर्ट प्रोग्रेशन की तरह कॉन्सेप्ट में देखा जाता है, as one becomes better at interaction and learning। और जैसा कि वन जो है, जो कोई पर्सन है, वो इंटरेक्शन से बेटर होता है, one is able to learn more and more and at higher level। मीन्स कि जितना ज़्यादा वो इंटरेक्शन करता है उसकी लर्निंग बढ़ती है और इससे वो ज़्यादा हायर लेवल्स को अचीव करते जाता है। डेवलपमेंट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ फीडबैक, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिसाइजेशन। मीन्स कि डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके 3 रीजंस होते हैं। 1 इज फीडबैक, नेक्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग एंड थर्ड इज ऑटोमेटिसाइजेशन। इन स्टैनबर्ग्स 1988 मॉडल, each of these 3 components works together to facilitate learning and cognitive development। मीन्स कि स्टैनबर्ग का जो 1988 का मॉडल है उसमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। मेटा कंपोनेंट्स आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर, और जो स्टैनबर्ग का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है उसमें मेटा कंपोनेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है नेचर में। दे गाइड द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन रेफरेंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। मीन्स कि वो प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग करने में गाइड करता है जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है। दे सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड कनेक्ट इट
with the experience from the past. वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसे कनेक्ट करता है हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से. There is however no action directly related to meta components. हालांकि मेटा components का डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं होता है. They simply direct what action will follow. वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि कौन सा एक्शन हमें फॉलो करना चाहिए. Performance components are the actions taken in the completion of a problem solving task. लेकिन जो performance components होते हैं वो actually actions होते हैं जो कि problem solving task को complete करते हैं. Performance components go beyond the meta components. जो performance components हैं वो meta components से आगे का stage है. In that they perform the functions also of weighing the merit and or consequences of actions in comparison to other options rather than simply identifying options. Means कि जो performance components होते हैं वो actions को perform करते हैं और जिसमें कि merits भी और उनके consequences भी वो as comparison को face करते हैं rather than only simply identifying the options. Sternberg's 1988 theories adds the component of feedback to theories of cognitive development. Sternberg का जो theory है जो उन्होंने 1988 में दिया वो cognitive development की जो theories हैं उसमें एक component को add करता है वो है feedback. This suggests that an individual's social interaction has some impact on cognitive development. जो कि ये suggest करता है कि individual का जो social interaction है वो उसके cognitive development पर कुछ impact डालता है. In fact, one of the three parts of this theory is based on the context in which learning takes place. Means कि इसमें जो तीनों components हैं वो उस context पर based हैं जहाँ पर learning हो रही है. This subpart of the theory specifies that intelligent behavior is defined by the socio-cultural context. जो कि ये सब पार्ट है इस थियरी का वो ये स्पेसिफाई करता है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया जाना चाहिए जिसमें कि लर्निंग है वो हो रही है एंड इन्वॉल्व्स अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट जिसमें कि अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व रहता है. उसमें सिलेक्शन ऑफ द बेटर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है और शेपिंग ऑफ द प्रेजेंट एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होता है. उम्मीद है आपको सभी थियरीज काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी. तो वीडियो को सम अप करते हैं. तो जो सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया वो था एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंट थियरीज हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें हमने मेजर थियरीज के बारे में बात की जो कि 3 हमने बात किया. पहला था डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट इनकॉर्पोरेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. उसके बाद दूसरा हमने बात की ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में और तीसरी बात की स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ब्रेक डाउन करके भी आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक्सप्लेन द ब्लूम टेक्सोनॉमी. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में हम ये बताएंगे कि ये 1956 में क्रिएट की गई थी और लीडरशिप की थी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने और इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन सच एज एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग रादर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो था क्रिटिकली इवैल्यूएट स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. तो उसमें सबसे पहले हमें बताना होगा कि ये थियरी स्टैनबर्ग ने 1988 में दी थी और जो ये सजेस्ट करती है कि डेवलपमेंट जो है वो स्किल बेस्ड होती है और कॉन्टिन्यूस होती है ना कि स्टेज्ड होती है और डिसकॉन्टिन्यूस होती है. और इसका जो आइडिया है वो स्टेज थियरी से इसलिए अलग है क्योंकि इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम तरीके से होती है हर एज में. होल लाइफ मीन्स थ्रू आउट द कंप्लीट लाइफ पूरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो सेम रहता है. बस जो फ़र्क होता है वो एक्सपर्टीज़ में आता है कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करें. उसका एक्सपर्टाइज हमारा डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एज. सो in the next video we will talk about summary of complete unit 2.